इधर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे डाला और प्रस्ताव रखा कि उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक समर्थन देंगे। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिन पर जीत के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पसीना बहा रहे हैं। आजम खां के अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई रामपुर सीट पर भी मतदान होगा और इसीलिए अखिलेश यादव वहां प्रचार करने पहुंचे। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया वो रातों रात सुर्खियों में आ गया। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम वाले बोल रहे हो? जिसके बाद अखिलेश को खुद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया, ये केवल समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन है। कुछ महीने पहले ही अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को बिहार की सियासी उठापटक से सबक सीखने की नसीहत दी थी। यही नहीं, उन्होंने ब्रजेश पाठक का मजाक उड़ाते हुए दावा किया था कि वो एक डॉक्टर का ट्रांसफर तक नहीं करा पाए। उधर अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खिलाफ महिलाओं ने सीक्रेट मिशन छेड़ दिया और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। ये दावा अल जजीरा ने किया और अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि अफगानिस्तान में महिलाएं तालिबान शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि 2021 में हुए तख्ता पलट के बाद उन्होंने ही सबसे ज्यादा भुगता और तालिबान की कट्टरपंथी सोच की शिकार बनी। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि शमील नसेरी नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता इस काम में जुटी और तालिबान से बचकर उन महिलाओं को एकजुट कर रही हैं जिनकी 2021 के बाद नौकरी गई या फिर उन्हें कॉलेज जाने या काम करने से रोक दिया गया, क्योंकि तालिबान शासन में महिलाएं खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही। उल्टा जो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसीलिए वहां की महिलाएं तालिबान शासन से लड़ने के लिए एकजुट हो रही हैं। इस काम में जुटी शमील नसेरी का कहना है कि उन्हें 2 बार गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और इसीलिए वो तालिबान के खिलाफ छिपकर लड़ रही हैं, क्योंकि तालिबान 2021 में किया गया अपना वादा नहीं निभा रहे। 2021 में जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा था और तालिबान को सत्ता सौंपी थी तो तालिबान सरकार ने वादा किया था कि महिलाओं को पढ़ने और काम करने का अधिकार मिलेगा, और तालिबान ये वादा भूल गए और उन्होंने फिर से अफगानिस्तान की महिलाओं की 90 के दशक जैसी दुर्दशा करनी शुरू कर दी। आंकड़े भी अफगानिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा का सबूत देते हैं, क्योंकि तालिबान के सत्ता संभालने के बाद अफगानिस्तान में कामकाजी महिलाओं की संख्या 28% घटी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि अफगानिस्तान में घरेलू हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, क्योंकि वहां महिलाओं के घर से निकलने और पढ़ने पर रोक टोक लगी, ड्रेस कोड बनाया गया और सबसे बड़ी बात, उन्हें काम करने से रोका गया, जिसके विरोध में छिटपुट प्रदर्शन भी हुए। लेकिन अब उनका प्लान कुछ बड़ा करने का है, या यूं कहें कि वो तालिबान को सत्ता से हटाने के मूड में है। इधर कई रक्षा विशेषज्ञों ने भारतीय वायुसेना प्रमुख के जंग के मैदान में ड्रोन की सीमित ताकत वाले बयान का समर्थन किया। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यूक्रेन की जंग को देखते हुए भारत को ड्रोन पर नहीं बल्कि उन्हें मार गिराने वाले मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर दांव लगाने की जरूरत है। जबकि यूक्रेन युद्ध में तुर्की के बारकताश ड्रोन रूस का और ईरान के शाहिद ड्रोन यूक्रेन का सिरदर्द बन चुके हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी ने कहा कि ज्यादातर रिपोर्ट ये बताती हैं कि युद्ध में ड्रोन बहुत ज्यादा कारगर नहीं, क्योंकि तगड़े एयर डिफेंस सिस्टम के आगे उनका टिकना मुश्किल है। मिलिट्री एक्सपर्टों का कहना है कि वायुसेना प्रमुख का आकलन बिल्कुल सही है, क्योंकि यूक्रेन की जंग की शुरुआत में जब रूस की सेना कीव के पास लड़ रही थी तब तो बारकताश ड्रोन उसके लिए मुसीबत बने थे, मगर जब लड़ाई डॉनबास जैसे यूक्रेन के पूर्वी इलाके में पहुंची तो बारकताश ड्रोन का असर देखने को नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि वहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे। बारकताश जैसे ड्रोन की एक और खामी ये है कि वो आसानी से रडार की पकड़ में आ सकते हैं। इस तरह के ड्रोन के बम और मिसाइलें भी कम रेंज की होती हैं, जो कि सिर्फ तभी मैदान मार सकती हैं जब मैदान से एयर डिफेंस सिस्टम नदारद हो।